आदिवासी एकता परिषद में और यहाँ से पूरे देश के आदिवासियों के लिए अपनी बात को पहुंचाने के लिए पूरे देश की जो आदिवासी जो समस्या है उस समस्या को इस मंच के माध्यम से पूरे देश में सरकारों के सामने रखने के लिए ये जो अवसर दिया है उसके लिए भी मैं ये सब संचालन जो कमेटी है उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। अब मेरी जो बात शुरू करूं, मैं जिस मंच पे खड़ा हूं यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक बैनर लगा है, एक तस्वीर है। ये जो तस्वीर है वो तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ। ये जो चित्रकला बनाई है मुझे भी पता है किसने बनाया है, लेकिन जिन्होंने भी बनाया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज वर्तमान देश की जो स्थिति है उसको दर्शाने का प्रयास किया। तो एक बार इनके लिए भी तालियां बजाई जाए। ये जो तस्वीर बनाई है आज गोसा पेंटर महाराष्ट्र के कोई पेंटर है उन्होंने बनाई है। तो एक बार हमने बिना नाम की तालियां बजाई थी, एक बार नाम से तालियां बजा दे गोसा पेंटर जी। अब मैं मेरा वक्तव्य शुरू करूं तो यहीं से शुरू करूं या मैं मेरे खुद से शुरू करूं? मैं सोच रहा हूं कि मैं आज जो यहाँ पर आया हूं, मैं इस मंच पे जो खड़ा हूं, मैं राजकुमार रोज नाम है मेरा, भील समूह से हूं और आदिवासी समुदाय से हूं। और मुझे यहाँ पर जो अवसर मिला है किस वजह से मिला है? क्योंकि यहाँ की 84 की जनता ने मुझे विधायक बनाया और विधायक बना के समाज के नेतृत्व के लिए विधानसभा में भेजा, इसलिए मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर मिला है। तो मैं कौन हूं, कैसे यहाँ पहुंचा? मैं ये जो पद मिला, ये जो विधायक का पद मिला वो किसकी वजह से मिला, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो मैं जो विधायक बना जनता ने बनाया और जनता ने मत से बनाया, मतलब वोट से बनाया, और वो वोट का अधिकार संविधान ने दिया। दूसरा, विधायक का नामांकन कैसे किया मैंने? जनता ने अपना मत देके मुझे विधायक चुन लिया, लेकिन मैं विधायक के लिए आवेदन करने के लिए मेरी योग्यता क्या थी? शेड्यूल एरिया के अंदर मेरी योग्यता यह थी कि मुझे आदिवासी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा तो मैं विधायक बनने के काबिल बनूंगा। इस शेड्यूल एरिया का मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा और आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा तो मैं विधायक के लिए पात्र हुआ। मतलब मैं आज जो बना हूं आदिवासी समाज के सर्टिफिकेट से बना हूं। जितने भी हमारे जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, जितने भी हमारे सरपंच बने, एमएलए बने, एमपी बने, और शेड्यूल एरिया में विशेषकर हम हमारा समाज का सर्टिफिकेट लगा के हम जनप्रतिनिधि बनते हैं। और बनने के बाद हमें किसके प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? हमें किसके प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? और देश के वर्तमान समय में हमारा जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायित्व हो रहा है उस बात को बताना चाहूंगा। हमें उत्तरदायित्व तो हमारे समाज के प्रति होना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारा समाज का सर्टिफिकेट लगा के, हमारा समाज का वोट लेके हम जनप्रतिनिधि बने हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व, हमारा कर्तव्य हमारे समाज के लिए। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता है। हमारे जनप्रतिनिधि उत्तरदायित्व उस व्यक्ति के लिए होते हैं जो टिकट देता है। क्या देता है? टिकट देता है। समाज का सर्टिफिकेट महत्व नहीं देता उनके लिए, समाज के जो मत है वो महत्व नहीं देते हैं। जो एक ऐसी व्यवस्था घुस गई हमारे समाज में, इस देश में, तो हमारा व्यक्ति हमारा सर्टिफिकेट लगाने के बाद किसी और का उत्तरदायित्व, किसी और के प्रति उत्तरदायित्व हो जाता है। मैंने इस बात को समझाने के लिए इस मंच के माध्यम से मेरे सारे जो अदर स्टेट से साथी आए हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि शेड्यूल एरिया, राजस्थान का जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल 5, उसके अंदर 1500 से आसपास, मतलब 1500 के लमसम सरपंच हैं। और सारे सरपंचों को मैंने, और सारे विधायकों को, सारे एमपीओ को मैंने शेड्यूल 5
27 के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था और हमारे समाज की ताकत क्या है वो बताने के लिए मैंने 7,500 पत्रों पे साइन करके पूरे दिए। आज ये अधिकार कैसे मिला हमें, ये रिजर्वेशन कैसे मिला? यहाँ पर हमारे ये जयपाल सिंह मुंडा, टाटिया भील, बिरसा मुंडा, उन लोगों ने लड़ाई। मुझे सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन वो सर्टिफिकेट कहां से मिला? संविधान से मिला। मुझे रिजर्वेशन तो मिला, लेकिन हमें रिजर्वेशन कहां से मिला? संविधान से मिला। और वो संविधान में कैसे आया? इन महापुरुषों के बलिदान से संविधान में आया है। इन महापुरुषों के बलिदान से संविधान में हमारे लिए हक अधिकार का प्रावधान हुआ, और उसकी वजह से हमें हक अधिकार मिले, हमें समाज का सर्टिफिकेट मिला। आज इसीलिए हमारे बाप दादा कहते थे, और आज वर्तमान में होता है कि घर के अंदर कोई खाना बनता है तो खाना बनने के बाद परिवार के सदस्य बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों को पूछना पड़ेगा पहले, फिर पूछ के खाना पड़ेगा। होता नहीं होता है? हमारे जो कुल देवता है, कुल देवी है, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको हम पूछते हैं। सड़कों भी बने गई, ये धार भी है, बाबूग्रम पेड़ भी है। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उनकी वजह से हमें हक अधिकार मिले हैं, उनकी वजह से हमारी जमीनें मिली है, क्योंकि बाप दादा अब तक सजा वाली है, इसलिए हम हमारे पूर्वजों को पूछते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखा जाए, हमारे कुछ लोग इस दिशा में जा रहे हैं जो समाज को खत्म हो रहा है, कहीं के समाज के अधिकार खत्म हो रहे हैं। और ये चीज आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी इतिहास में, तो आने वाली पीढ़ी, अगर हम समाज के लिए कुछ कर गुजरे नहीं जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी अपने दीवोबत्ती नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि वो समझेगी कि हमारे बाप दादा ने हमारे लिए क्या किया। आज हमने यहाँ लगाया है, बिरसा मुंडा है, जयपाल सिंह मुंडा है, ये टाटिया भील है, राणा पूजा भील, वो हमारे समाज के लिए लड़े। तो उनकी वजह से हमें अधिकार मिले। आज देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई, हमारे अभी बात हो रही थी कि आदिवासी समाज विस्थापित हो रहा है, आदिवासी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, आदिवासी समाज के हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आदिवासी समाज के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, आदिवासी समाज के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। देश आजाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में। आज 70, 72, 73 साल होने आ गए, लेकिन संविधान में जो प्रावधान है, जो हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज लड़ झगड़ के अंदर करा के गए, उनके लिए आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं। आज तक वो पूर्ण रूप से नहीं मिल रहे। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, हमारे एमपी साहब आए थे, विधायक जी आए थे, कि हमें लड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आज हमने यहाँ पर एकता दिखा दी, लेकिन मैं चाहता हूं, हालांकि हमारे वक्ता भी रहे, लेकिन उन तक मैसेज पहुंचे कि आदिवासी एकता परिषद के मंच से हमें एकजुट होने की बात करती है, तो हमें एडवाइजरी काउंसिल के अंदर भी एकजुट होने की बात करनी पड़ेगी। इस मंच में हमने आदिवासी जो जनप्रतिनिधि है, उनको एकजुट होने की बात तो करके जा रहे हैं, लेकिन हमें जो एडवाइजरी काउंसिल, जनजाति सलाहकार परिषद बनी हुई है प्रत्येक स्टेट में, वहां पर हमारे लीडरों को एकजुट होने की जरूरत है। बाकी यहाँ एकजुट होने की बात कर गए, और एडवाइजरी काउंसिल में, क्योंकि वहां से हम सलाह भेजते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री। एडवाइजरी काउंसिल सलाह देती है, किसको देती है? राज्यपाल महोदय को, संबंधित मुख्यमंत्री को। और वहां हम एकजुट नहीं हुए, तो हम कहीं कहीं समाज के साथ छल कपट कर रहे हैं, समाज को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इस मंच से मैं आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा सभी जनप्रतिनिधियों से कि ऐसा अवसर आएगा तो हमें प्रत्येक स्टेट में हमारी जो एडवाइजरी काउंसिल जो बनी हुई है, आदिवासियों के हक अधिकार, आदिवासियों के हक अधिकार की रक्षा करने के लिए, आदिवासियों के लिए संविधान में जो प्रावधान है उसको सुरक्षित करने के लिए, इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। आज ये राजस्थान का शेड्यूल एरिया हमें कई बार दुख होता है कि शेड्यूल एरिया को आइडेंटिफाई किया गया, वो भौगोलिक क्षेत्र को आइडेंटिफाई किया। ये शेड्यूल एरिया आइडेंटिफाई किया होता तो आज हमारे बाड़मेर और झालर के भाई वहां परेशान नहीं होते। आज हमारे बाड़मेर, झालर, सिरोही, उस इलाके के भील कम्युनिटी के लोग हमारे,
क्योंकि संस्कृति से वो जुड़े हुए हैं, हमारे परंपराओं से जुड़े हुए हैं, बोली से जुड़े हुए हैं, खान पान से जुड़े हुए हैं। लेकिन शेड्यूल एरिया भौगोलिक दृष्टि को देखिए आइडेंटिफाई कर दिया, इसकी वजह से वहां परेशानी आती है। आज इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि हमने कहा आदिवासी विस्थापित हुआ, ये हुआ। मैं एक उदाहरण के माध्यम से, घटनाक्रम के माध्यम से आप सबके सामने बताना चाहूंगा आदिवासियों के साथ कितना शोषण हुआ, कितना विस्थापित हुआ। आज से 2-3 महीने पहले, मतलब फरवरी में, जयपुर के अंदर एक छोटी सी न्यूज चली कि जयपुर शहर के अंदर गोंड आदिवासी के मकान गिरा दिए गए। तो हमने जब ये छोटी सी न्यूज पढ़ी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि जयपुर के अंदर गोंड आदिवासी कैसे, जयपुर के अंदर गोंड आदिवासी कैसे। फिर हम ढूंढते ढूंढते गए और जाने के बाद लगभग 3-3.5 हजार की लमसम पॉपुलेशन, जनसंख्या उनकी। इसमें से बेचारे बहुत सारे तो मर भी गए, बहुत सारा कहीं अपहरण हो गया, बहुत सारे कहीं लापता भी हो गए। जब हम गए, क्यों गए? क्योंकि गोंड आदिवासी का नाम आया तो हमें लगा हमारे समाज के लोग हैं, और वो यहाँ पर भीड़ देखा कि गोंड आदिवासी कैसा है, वो हमें मतलब आश्चर्यचकित हुआ। जब गए, जाने के बाद देखा तो हमें डाउट हुआ कि आदिवासी नहीं है। डाउट हुआ लोगों को देख के, लगभग 60-70 मकान के सारे गिरा दिए गए। देख के डाउट हुआ कि आदिवासी नहीं है। फिर मैंने जोर से बोला जय जोहार, तो सभी ने अलग अलग संबोधन दिया। लेकिन पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति, लगभग 70-80 साल की एज होगी, और वो लकड़ी लेके आया, साइड करते हुए उसने आके बोला जय सेवा जोहार जय बड़ा दे। क्या बोला? सेवा जोहार जय बड़ा दे। तब मुझे यकीन हुआ कि आदिवासी है। तो इससे समझो कि संबोधन में कितनी ताकत है, एक एकता को प्रतीक करता है। मुझे पहले हमने देखा, डाउट हुआ कि आदिवासी की स्थिति बहुत खराब थी, बेहतर स्थिति थी, सब हो गया। लेकिन उनके शब्द से मुझे यकीन हो गया कि ये मध्य प्रदेश के आदिवासी हैं। और फिर जाना इनके बारे में, ये जड़ी बूटियां बनाते थे इंदौर के आसपास। राजा महाराजा ले गए उनको, जयपुर में बसाया, और उस समय से इधर विस्थापित आप सब कई उनकी संख्या कम होती गई। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, देश के अंदर जो जनगणना होगी हर 10 साल के अंदर, आप पिछली 3-4 जनगणनाओं का आंकड़ा देख लेना कि आदिवासियों की जो संख्या है वो संख्या कम होती जा रही है। लेकिन जो जनजाति की जो आंकड़ा है, कितनी जनजाति है, वो बढ़ता जा रहा है। आदिवासियों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, लेकिन छोटी छोटी जो जनजाति है उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस पृथ्वी में कोई भी प्रजाति देखो, या मानव जीवन में कोई भी समाज देखो, हर समाज का कहीं विकास हो रहा है, हर समाज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन देश के आदिवासियों की कहीं संख्या कम होती जा रही है। क्योंकि हम इधर घुसते जा रहे हैं, कई धर्मों में बटे हुए, कई पार्टियों में बटे हुए, कई इधर बटे हुए। आज देश में ये स्थिति बने हुए दुख होता है। हमारे नागालैंड के साथियों ने बताया कि हमारे वहां 3000 आदिवासियों को मार दिया, 3 लाख आदिवासियों को, 3 लाख आदिवासी को मार दिया गया। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासियों की क्यों पड़ी? यही हुआ आज। देश में कई कम्युनिटी रहती है, उन कम्युनिटी की किसी के साथ भी कई अन्याय होता है, पूरे देश में एकजुट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। क्या नागालैंड में अत्याचार होता है, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या हमको यहाँ से आवाज उठानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? छत्तीसगढ़ में आज हमसे जो अभ्यारण नाम से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, क्या इनके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि नहीं उठानी पड़ेगी? हमारे कोडरमा उदयपुर में 7 गांवों को विस्थापित किया जा रहा है बांध बना के। हम यहाँ तो कह रहे हैं एकजुट होने की बात, लेकिन वहां ऐसा हुआ और मेरे जैसा चला गया बात करने के लिए, और वहां लाके चाहते गैस वेस करा देंगे, कहेंगे राजकुमार रिहायशी हुआ, कागरी डूंगरी मामला हुआ, कहते हैं सभी 1170 सीटों का मामला था। तो 1170 सीटें सिर्फ 84 वालों को नहीं मिलने वाली थी, प्रतापगढ़ में रामलाल जी विधानसभा के भी लोगों को मिलने वाली थी, दरियावाला की मिलने वाली थी, पूरे शेड्यूल एरिया के युवाओं की सीटें थी, सिर्फ 84 राजकुमारों या सागवाड़ा वालों की सीटें नहीं थी। मेरा यही कहना है कि जहां हमें जरूरत है, हमें पार्टियों से हटके
मैं इस मंच से कहना चाहता हूं सभी अपने विचारधारा के साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज की जब बात आती है तो हमें एकजुट होने की जरूरत है। समाज की जब बात आती है अपनी विचारधारा अपनी पार्टी को साइड करके हमें एकजुट होने की जरूरत है। मैंने बोला था आने वाली पीढ़ी अगर हम एकजुट नहीं हुए, आने वाली पीढ़ी अमर दीवो अगरबत्ती नहीं करेगा, दीवो अगरबत्ती नहीं करेगा। ये बात એટલી કરા કે આપણે બાપ દાદા જગાવાળી ગયા આપણે બદલે અને જગાવતે हमें कमाई नहीं जा खाई नहीं जा। ये जो तस्वीरें लगाई है कि उन्होंने हमारे समाज के नेतृत्व के लिए लड़ा, हमारे समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ा, इसलिए आज उनको पूज रहे, उनको भगवान मान रहे, हमारे लिए भगवान। तो हमें आने वाली पीढ़ी के लिए लगना है, हमें आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए एकजुट होने की जरूरत है। और इस मंच पे हमारे देश के सभी राज्यों से आए हुए हैं साथी, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमें देश लेवल पे एक ऐसा चैनल बनाना है हमारे समाज का कि कहीं भी किसी भी कोने में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी संकट आता है तो देश लेवल का आदिवासी एक साथ आवाज करेगा। अब देखते हैं कौन सी सरकार कहां अन्याय करती है। आज इस अवसर पे हमारे पूर्व वक्ता ने कई प्रस्ताव लेने की बात की, मैं भी कहना चाहूंगा कि संविधान के अंदर जनजाति से हमें आदिवासी शब्द जोड़ने के लिए हमें देश लेवल पे आवाज उठानी चाहिए नहीं चाहिए? संविधान के अंदर जनजाति शब्द की जगह हमें आदिवासी शब्द जुड़वाने के लिए आवाज उठानी चाहिए नहीं चाहिए? क्योंकि जरूरत है हमें। आज हमारा जो इलाका था उसमें कुछ वर्ष पहले हमारे लोग आदिवासी कहने से शर्माते थे, हिचकिचाते थे, डरते थे, क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया था कि आदिवासी नीच को, आदिवासी ऐसा, उनको नहीं पता था हमारी ताकत क्या है, हमारे लोगों को नहीं पता था। और आज भी हमारे कई लोगों को हमारी ताकत क्या है उस ताकत का अंदाजा नहीं है। इस तरह एक जो हॉर्स होता है घोड़ा, उस घोड़े की जो ताकत होती है वो घोड़ा जब पालतू रहता है, जो हमारे शादियों में आते हैं, उस व्यक्ति के पास रहता है पतली सी डोरी रहती है उसके पास, और उसको बांध के रखता है, वो इधर गिरता है उधर नाचता है, उधर गिरता है उधर नाचता है, बहुत ताकतवर जानवर है वो। लेकिन इसकी ऐसी आदत बना दी गई है कि वो छोटी सी डोरी से इधर खींचेगा, इधर नाचेगा, यूं करेगा, यूं नाचेगा, इधर खींचेगा, यही नाचेगा। और इसी तरह हमारे आदिवासी समाज के साथ हो रहा है, हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ हो रहा है। हम हमारी ताकत को भूल गए, उसकी तरह नाचने लगे। कभी शादियों में देखने मिला कई बार घोड़ा अपनी ताकत को पहचानने लग गया है और ऊपर बिठाने वालों को भी लेकर भागने लग गया। तो वो अपनी ताकत को पहचानने लग गया है, तो क्या हमें हमारी ताकत को पहचानने की आवश्यकता नहीं है? हमें हमारी ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। इस अवसर पे हमारे संचालक महोदय जी का 2-3 बार इधर आंखें नजर मेरी ओर हो गई है। मैं देश लेवल से जो हमारे आदिवासी समुदाय से जो लोग आए उनका तहसील से इस प्रदेश की धरती पे, राजस्थान की धरती पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमें हमारे समाज के लिए एकजुट होना पड़ेगा और हमें हमारी पहचान, हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और देश के अंदर हमारे समाजों को इधर इधर अलग अलग धर्मों में, अलग अलग पंथों में जो बांट रहे हैं, वहां से हमें वापस निकालना पड़ेगा और हमारे समाज के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। आप सबको धन्यवाद। जय जवान का नारा है, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। सबको जय जवाहर, जय भारत, जय संविधान, जय भीम प्रदेश। लाख लाख जोहार, धन्यवाद भाई राजकुमार जी। लोग समय अभाव को ध्यान में रखते हुए मजबूरन हमें कुछ सटीक फैसले भी लेने पड़ते हैं। आपने इस चीज को समझा, उन्हें धन्यवाद। अब मैं अभिनंदन सम्मान आगे आमंत्रित करना चाहूंगा। महाराष्ट्र से आप सुनील